Hello everyone, you are welcome at Alka Education Vlogs. I hope you all will be fine. Today I am starting chapter 1 of 11th class political science. बेटा पहले चैप्टर का नाम था कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ और अभी इस चैप्टर का नाम बदलकर हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने पहले भी इस चैप्टर की 5 वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है मीनिंग, डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैबिनेट मिशन प्लान, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस। सो इफ यू वांट टू गेट एनी डिटेल अबाउट दीज टॉपिक्स यू कैन रेफर दीज वीडियोज़। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फंडामेंटल राइट्स। बेटा पहले चैप्टर आपकी बुक में चैप्टर 2 होता था, बट अभी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो चैप्टर था उसको आपके चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मर्ज कर दिया है। ठीक है, तो बेटा बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर जब भी हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो जो पहली चीज़ दिमाग में आती है वो है कि भाई राइट्स क्या हैं, राइट्स क्या होते हैं। तो राइट्स वो फैसिलिटीज़ हैं, वो कंडीशंस हैं जो किसी भी इंडिविजुअल को चाहिए होती हैं अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, है ना। जैसे एक एग्जांपल देखिए, इफ़ यू वांट टू लुक प्रेजेंटेबल, आप अच्छा दिखना चाहते हैं तो यू कैन नॉट चेंज योर फिजिक में तो आप कोई चेंज नहीं कर सकते। तो आपको फ्रीडम मिलनी चाहिए दैट हाउ यू वांट टू बी ड्रेसअप, आप कैसे ड्रेसअप करेंगे, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएंगे, है ना। सो दिस इज़ योर रिक्वायरमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो एक पर्सन की इंटरनल और एक्सटर्नल पर्सनालिटी को डेवलप करने में हेल्प करती हैं, ऑल दीज कंडीशंस आर कॉल्ड राइट्स। जब हम राइट्स की बात करते हैं तो एक और चीज़ हमारे दिमाग में आती है डेमोक्रेटिक राइट्स। सो व्हाट आर डेमोक्रेटिक राइट्स? दीज आर द राइट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट्स टू देयर सिटीजन्स। एज यू नो दैट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एट प्रेजेंट आर प्रैक्टिसिंग डेमोक्रेसी। और ये डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो अपने सिटीजन्स को किसी न किसी तरह के राइट्स जैसे कि सोशल हैं आपके, या आपके सिविल राइट्स हैं, आपके पॉलिटिकल राइट्स हैं, आपके इकोनॉमिक राइट्स हैं, ये राइट्स प्रोवाइड करती हैं। तो इन सारे राइट्स को जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करती हैं इन्हें क्या कहते हैं? हम कहते हैं इन्हें डेमोक्रेटिक राइट्स। अब आते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। तो व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स? क्या हैं फंडामेंटल? एज इट इज़ क्लियर बाय इट्स नेम, फंडामेंटल मीन्स बेसिक। तो आपके फंडामेंटल राइट्स आपकी वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो आपको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए चाहिए, अपने वेलबींग के लिए चाहिए। एंड दीज, ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, ये जो नेसेसिटीज़ हैं आपकी, दीज आर ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इफ़ वी विल डिफाइन द फंडामेंटल राइट्स देन फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन's पर्सनैलिटी एंड विच आर ग्रांटेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो ये होते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। लेट्स टॉक अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से राइट्स प्रोवाइड किए हैं। तो बेटा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1950 में जो हमने अडॉप्ट किया था, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव बीन गिवन, हमें 7 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए थे। बट लेटर ऑन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, ये राइट थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल बन गया, और क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने और हमारी गवर्नमेंट ने जो एक एम रखा था सोशल इक्वलिटी का, कि भाई सब लोग जो हैं उनका सोशल जो स्टेटस है वो इक्वल होना चाहिए, कोई बहुत अमीर नहीं हो जाए और कोई बिल्कुल गरीब ना रहे। तो इसके लिए क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ लोगों की प्रॉपर्टी, जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी को लेना शुरू कर दिया और जो गरीब लोग हैं उनको देना, ऐसा प्लान किया कि उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। लेकिन ये जो रिच पीपल हैं दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट कि भाई ये तो हमारे राइट टू प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। तो इस तरीके से जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है दैट हैड बिकम अ बार, एक रिस्ट्रिक्शन, एक रुकावट बन रहा था किसमें, आपका जो सोशल इक्वलिटी का प्रिंसिपल है उसको मेंटेन करने में। दैट्स वाई, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जिसे हम कहते हैं अमेंडमेंट 44, एंड इट टुक प्लेस इन 1978 में हुआ था। और इस अमेंडमेंट के साथ इस राइट टू प्रॉपर्टी को जो आपके लिस्ट ऑफ राइट्स थी उस कैटेगरी से रिमूव कर दिया, एंड नाउ इट इज़ कॉल्ड अब इसे क्या कहते हैं, लीगल राइट कहते हैं। तो अभी आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने राइट्स हैं जो इंडियंस को दिए गए हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स। और आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये MCQs में आता है। तो ये चीज़ें जो मैंने अभी तक बताई आप उसे याद रखेंगे। राइट टू प्रॉपर्टी, आपका अमेंडमेंट 44 विच ईयर इट टुक प्लेस 1978, एंड आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कितने राइट्स थे? 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, और अभी आपके राइट टू प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस है? इट इज़ अ लीगल राइट नाउ। ठीक है, और आपके किस पार्ट में फंडामेंटल राइट्स दिए हैं? पार्ट 3 में। ठीक है, अब चलिए आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट राइट आपके पार्ट 3 में दिया है दैट इज़ राइट टू इक्वलिटी। अब राइट टू इक्वलिटी आपका आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 एक्सप्लेन करते हैं आपको किस चीज़ को, कि आपको राइट टू इक्वलिटी में कौन कौन से राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं।
पहला आपका आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इट मीन्स आपकी कंट्री का कानून आपको पूरा प्रोटेक्शन देगा। इसका मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। इंडिया में रूल ऑफ लॉ है। इट मीन्स एवरीबडी कम्स अंडर द लॉ, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बहुत पावरफुल हो, कोई भी हो, बट लॉज आर इक्वल फॉर एवरीवन एंड एवरीवन हैव टू फॉलो द लॉज। सबको लॉज को फॉलो करना होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लॉज हर एक पर्सन को हु इज़ लिविंग इन इंडियन टेरिटरी में रहने वाला हर सिटीजन को जो लॉज हैं वो इक्वली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। किसी को भी लॉज जो हैं वो फेवर नहीं करेंगे। इट मीन्स इफ़ एनी क्राइम इज़ कमिटेड बाय, अगर कोई बहुत अमीर आदमी एक क्राइम करता है और एक गरीब आदमी भी वही क्राइम करता है तो दोनों के लिए जो सज़ा होगी वो सेम होगी। दिस इज कॉल्ड, आपको इसको क्या कहते हैं, रूल ऑफ लॉ। ठीक है। आपका सेकेंड आता है नो डिस्क्रिमिनेशन। आपको ऑलरेडी मालूम है कि हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग ऐसे रहे, एक बड़ा सेक्शन सोसाइटी का ऐसा रहा है, दोज हु हैड बीन एक्सप्लॉइटेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो इन लोगों की सफरिंग्स को ख़त्म करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें क्या दिया है, राइट टू इक्वलिटी। और इसमें आपको आर्टिकल 15 कहता है कि आपका स्टेट लोगों के बीच में, इंडिया के सिटीजन्स के बीच में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेसिस पर, कास्ट, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनको पूरी आज़ादी है कि जो भी प्लेसेस आपकी गवर्नमेंट मेंटेन करती है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो होटल्स हैं, वो रेस्टोरेंट्स हैं, वो पार्क्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, ठीक है, एवरीथिंग विच इज़ मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट कैन एक्सेस ऑल दीज थिंग्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कहीं भी जा सकते हैं, बिना उनको कहीं भी जाने से रोका नहीं जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर सेक्शन के, आप इस पर्टिकुलर कास्ट के हैं तो आप यहाँ नहीं जा सकते, ऐसा नहीं होगा। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इट मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपका स्टेट जब भी कोई एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते समय जो अपॉइंटमेंट का बेसिस होगा दैट विल बी मेरिट के बेसिस पर अपॉइंटमेंट किया जाएगा। किसी भी तरह का अपॉइंटमेंट करते समय कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर बिल्कुल नहीं किया जाएगा। हर एक कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन के लोगों को एम्प्लॉयमेंट पाने की, रोज़गार पाने की, नौकरी पाने का इक्वल मौका मिलेगा। कोई भी इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसके साथ ही साथ आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपके स्टेट को ये राइट देता है कि आपका स्टेट अगर चाहे तो कुछ सीट्स जो हैं आपकी, कुछ पोस्ट जो हैं उनको रिजर्व कर सकता है कुछ स्पेशल सेक्शन के लोगों के लिए, जिसमें आपके डिसएडवांटेज पीपल आते हैं, आपके बैकवर्ड क्लास के लोग आते हैं, क्योंकि उन्हें पहले ही आगे आने का मौका नहीं मिला। तो उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उन लोगों को आगे लाने के लिए, ताकि वो भी उनको भी इक्वल सोशल स्टेटस मिले, इसके लिए जो कुछ पोस्ट हैं उनको आपका स्टेट इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों के लिए रिजर्व कर सकता है। नेक्स्ट आपका आता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आपको मालूम है इंडिया में बहुत लंबे समय तक अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाता रहा। एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा रहा जिन्हें आप ये जानते हैं, अछूत कहते थे, उनको अनटचेबल्स कहा जाता था। उनकी छुई कोई चीज़ को यूज़ नहीं करना, वो किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं टच कर सकते जिसको कि आपके सो कॉल्ड सुपीरियर कास्ट के जो लोग हैं वो यूज़ करते थे। वो उस रोड पे नहीं जा सकते, वो टैंक से पानी नहीं ले सकते, तालाब से पानी नहीं ले सकते आपका। तो इस तरह की जो अनटचेबल प्रैक्टिसेस हैं वो इंडिया में फॉलो की जाती थी। तो इन लोगों को भी सोसाइटी में इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए, इक्वल सोशल रिस्पेक्ट प्रोवाइड करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को पूरे तरीके से इरेडिकेट कर दिया है। नो फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी विल बी प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। किसी भी तरह से प्रैक्टिस नहीं की जाएगी। सो फॉर दिस अनटचेबिलिटी इज़ अबॉलिश्ड। देन आपका सेकेंड है फ्री एक्सेस। जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, पहले आपको पता है ना, अनटचेबिलिटी के चलते हुए अगर किसी ने वो तालाब जो है या वो कुआं है वहाँ से पानी ले लिया तो बाकी लोग वहाँ से पानी नहीं लेंगे, वो गंदा हो गया, वो अछूत हो गई चीज़, ऐसा माना जाता था। तो इसलिए जितने भी आपकी जो भी गवर्नमेंट की मेंटेन करी हुई जगहें हैं उन जगहों के लिए इक्वल एक्सेस है कि हर कैटेगरी का, हर कास्ट, हर रिलीजन का पर्सन जो है वो इन फैसिलिटीज़ को, इन जगहों को एक्सेस कर सकता है। और इसमें किसी भी तरीके से अनटचेबिलिटी विल नॉट प्रैक्टिस्ड, नहीं प्रैक्टिस की जाएगी। नेक्स्ट इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आपका आर्टिकल 18 कहता है कि किसी भी तरह के टाइटल्स जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन
क्रिएट करते हो वो प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। जैसे आप याद करिए, पहले जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे, राय बहादुर, राय साहब, इस तरह के जो टाइटल हैं वो लोगों को दिए जाते थे। और ये क्लियरली क्या करते हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन मेंटेन करते हैं कि समवन इज सुपीरियर और दूसरा क्या है, इन्फीरियर है। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका ये टाइटल्स देने का जो प्रोविज़न है उसको बिल्कुल बंद कर दिया है। किसी भी तरह के कोई भी सोशल टाइटल्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, ओनली एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स ही प्रोवाइड करने का प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। आप देखते हैं ना, जैसे MBBS किया है किसी ने डॉक्टरेट किया है, तो इस तरह के आपके मेजर जनरल हैं, आपके कॉलोनल हैं, इस तरह के जो टाइटल हैं, जो मिलिट्री या एकेडमिक टाइटल हैं, ओनली दीज टाइटल्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। इसके अलावा और किसी भी तरह का जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन करते हो ऐसे कोई भी टाइटल्स आपका स्टेट प्रोवाइड नहीं करेगा। नाउ द सेकेंड राइट इज़ राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम बेटा आता है आपका आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, और ये जो है आपके आर्टिकल 19 से 22 तक आपको इतनी सारी फ्रीडम्स दी गई हैं, इस वजह से आपकी राइट टू फ्रीडम को कहते हैं क्लस्टर ऑफ फ्रीडम्स। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा आपका, वाई राइट टू फ्रीडम इज कॉल्ड अ क्लस्टर ऑफ फ्रीडम्स। तो आपका आर्टिकल 19 जो राइट टू फ्रीडम में आता है, दैट इज़ प्रोवाइडिंग 6 फ्रीडम्स। हर एक इंडिविजुअल को 6 फ्रीडम्स प्रोवाइड करता है। आपके 1950 की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो इसमें 7 फ्रीडम्स आती थी, बट एक जो फ्रीडम है उसको 44th अमेंडमेंट के बाद यहाँ से निकाल दिया गया है। तो ये कौन सी 6 फ्रीडम्स हैं? पहली है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हर एक इंडियन को ये राइट है कि वो फ्रीली अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकता है, उसको उसके व्यूज़ एक्सप्रेस करने से कोई नहीं रोकेगा। बट यहाँ ये याद रखने की बात है कि जब आप अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं, देन यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट एनीवन। आप किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। देन सेकेंड फ्रीडम इज़ राइट टू असेंबल पीसफुली। आपको पीसफुल तरीके से गैदरिंग्स करने का, अपनी मीटिंग्स करने का, सेलिब्रेशंस करने का राइट है, फ्रीडम है, बट उसमें कोई आर्म्स नहीं यूज़ होनी चाहिए। आप किसी भी तरह के हथियार लेकर नहीं जाएंगे। ऑब्वियसली इफ़ यू आर ब्रिंगिंग एनी वेपन्स, अगर आप लेकर जा रहे हैं, आप कोई आर्म्स लेकर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो मीटिंग जो है वो पीसफुल नहीं होने वाली है। तो आप पीसफुली अपनी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी फ्रीडम है राइट टू फॉर्म। हर एक इंडियन को ये राइट है कि वो अपनी एसोसिएशंस, अपनी यूनियंस बना सकता है। आपको मालूम है, अगर किसी एक सिंगल पर्सन के राइट को एक्सप्लॉइट किया जाए तो बहुत ज़्यादा लोग उसकी बातों पे ध्यान नहीं देंगे, सुनेंगे नहीं। बट अगर वो बहुत सारे लोग मिलकर अपनी एक यूनियन बना लें, अपनी एसोसिएशन बना लें, है ना, तो उनकी वो यूनियन या एसोसिएशन अपने पर्टिकुलर, चाहे वो प्रोफेशन के बेसिस पर हो, तो वो आपकी डिमांड्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से रेज कर सकती है। तो इसलिए ये फ्रीडम दी है कि लोग अपनी एसोसिएशन या यूनियंस बना सकते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, टीचर्स यूनियन है, स्टूडेंट्स यूनियन है, आपका लॉयर्स की यूनियन है, ऐसे ही आप अपनी यूनियंस जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट टू मूव फ्रीली। हर एक इंडियन को ये राइट है कि वो इंडियन टेरिटरी में, ठीक है, इंडिया की बाउंड्रीज़ के अंदर कहीं भी घूम सकता है, किसी भी स्टेट में, किसी भी स्टेट के किसी भी कॉर्नर में घूमने जा सकता है, और उसे उसके लिए किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम अगर फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, जैसे अमेरिका की बात करें कि अमेरिका में लोगों को अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, बट इंडिया में ऐसा कहीं नहीं है। आप किसी भी स्टेट में फ्रीली मूव कर सकते हैं, आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपकी फ्रीडम आती है राइट टू रिजाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के किसी भी कोने में जाकर आप सेटल हो सकते हैं, किसी भी स्टेट में चले जाइए, किसी यूनियन टेरिटरी, कहीं भी जाकर आप अपना घर बना सकते हैं, आप परमानेंटली सेटल हो सकते हैं। लेकिन अभी बेटा ये हुआ है, इसके पहले आपका आर्टिकल 370 जब तक रिवोक नहीं हुआ था तब तक आप जम्मू कश्मीर में जाके परमानेंटली जो है वो सेटल नहीं हो सकते थे। आप घूमने जा सकते थे, बट आप परमानेंटली वहाँ अपना घर नहीं बना सकते थे। बट अब आर्टिकल 370 के रिवोक होने के बाद जम्मू कश्मीर का स्टेटस बदल गया है, और अब आप जम्मू कश्मीर में भी अपनी परमानेंट प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वहाँ जाकर सेटल हो सकते हैं। नेक्स्ट फ्रीडम इज़ राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। कोई भी पर्सन, उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो एबिलिटी है, जो उसे लगता है कि वो प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकता है, वो ये काम कर सकता है, उसे करने की पूरी आज़ादी है। वो इंडिया की किसी स्टेट में कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस फ्रीली कर सकता है। इसके लिए उसे किसी भी तरह की उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी। बेटा आर्टिकल 19 इज़ प्रोवाइडिंग इमेंस फ्रीडम्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इक्वली। बट इसके अलावा हमारे
राइट टू फ्रीडम में कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स हैं जो क्रिमिनल्स को, जो अरेस्टेड लोग हैं, उनको भी कुछ फ्रीडम्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें पहला आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 प्रोवाइड करता है पर्सनल लिबर्टी। ये कहता है बेटा कि अगर आपने पास्ट में किसी लॉ को डिसओबे किया है, ठीक है, आपने पास्ट में अगर किसी भी तरह का कोई ऑफेंस किया है तो उसके लिए आपको आज सज़ा नहीं दी जा सकती, क्योंकि उस समय उस ऑफेंस, वो जो ऑफेंस था वो इलीगल नहीं था। ठीक है, जो आपने डिसओबेंस किया अगर वो उस समय इलीगल नहीं था तो उस समय किए गए किसी ऑफेंस के लिए आपको आज पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। देन आपका जो दूसरा प्रोविज़न है वो ये कहता है कि आपको आज क्या सज़ा मिलेगी किसी अपराध के लिए, ये डिसाइड होगा इस तरीके से कि आपने उस अपराध को किस समय किया था। ठीक है, सपोज़ अगर आपने कोई चोरी की 2 साल पहले और उस चोरी की सज़ा उस समय 2 साल थी, ठीक है, लेकिन आपका अपराध आज पकड़ा गया है, आप आज पकड़े गए हैं कि तुमने तो 2 साल पहले चोरी की थी, ठीक है, और आज उस चोरी की सज़ा 5 साल है, तो आपको 5 साल की सज़ा नहीं मिलेगी, आपको सज़ा मिलेगी 2 साल की, क्योंकि जब आपने वो चोरी की थी उस समय उस चोरी की सज़ा 2 साल थी। ठीक है, देन आपका थर्ड प्रोविज़न जो है वो ये कहता है कि किसी भी पर्सन को उसके एक अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। एनी पर्सन कैन नॉट बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम क्राइम। ठीक है, एक ही अपराध के लिए बार बार सज़ा नहीं मिलेगी। देन नेक्स्ट आपका कहता है कि किसी भी पर्सन को, किसी भी पर्सन ने अगर कोई ऑफेंस किया है, दैट ही कैन नॉट बी फोर्स्ड, उसे फोर्स नहीं किया जा सकता, उसे मजबूर नहीं किया जा सकता अपने ही अगेंस्ट स्टेटमेंट देने के लिए, अपने ही अगेंस्ट फिटनेस देने के लिए। आपने कई बार सुना है ना, लोग कहते हैं, आपने क्रिमिनल्स को कहते हुए सुना है कि मैंने तो ये क्राइम किया ही नहीं, मुझे तो ज़बरदस्ती मार पीट के मेरे से तो लिखवाया गया, मुझसे स्टेटमेंट ली गई है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो अरेस्टेड लोग हैं उनको भी प्रोटेक्शन देता है कि उनसे ज़बरदस्ती उन्हें उनके ही अगेंस्ट गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। बेटा नेक्स्ट आता है आपका राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन है आपका आर्टिकल 21A में। ठीक है, और आर्टिकल 21A आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट हुआ है कब? 86 अमेंडमेंट हुआ 2002 में, और तब आपका ये आर्टिकल 21A को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। और ये कब से प्रैक्टिस में आया? ये प्रैक्टिस में आया है 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, यानी कि ये आपका लागू तो हो गया था, 2002 में आ गया था, लेकिन हमने उसे प्रैक्टिस करना शुरू किया है 1 अप्रैल 2010 से। तो आपका राइट टू एजुकेशन कहता है कि इंडिया में हर एक बच्चे को, ठीक है, जिसकी उम्र 6 से लेकर 14 साल है, एवरी चाइल्ड from the age of 6 to 14 years will be provided compulsory and free education। ठीक है, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर्स देता है स्टेट को कि हर एक स्टेट की ये ड्यूटी है ये देखना कि उनके स्टेट में रहने वाले सभी बच्चे जिनकी उम्र 6 से 14 साल है उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, और इसके लिए जिस भी तरह की पॉलिसी स्टेट चाहे वो बना सकता है। अभी आप देख रहे हैं ना, आपके जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन सब में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है ना, और कंपलसरी है सभी बच्चों के लिए स्कूल आना। और जो पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते, स्टेट गवर्नमेंट उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर रही है, डिफरेंट स्कीम्स चला रही है। मिड डे मील स्कीम जैसे आप देखिए चलाइए, आपको स्कॉलरशिप मिलती है, फ्री बुक्स मिल रही हैं, फ्री नोटबुक्स मिल रही हैं, देन आपको फ्री यूनिफॉर्म मिल रहा है। ये क्यों है? ये अट्रैक्शंस हैं कि जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे थे वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। ठीक है, ताकि जो एम है राइट टू एजुकेशन का एम उसको फुलफिल किया जा सके। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है पहले तो आप ये सुनिए। एक देखिए फिनोमिना होता है कि एक पर्सन जो है उसने क्राइम किया, उसे अरेस्ट कर लिया, ठीक है, तो उसे तो क्या, ही हैज़ बीन अरेस्टेड आफ्टर कमिटिंग द क्राइम। बट प्रिवेंटिव डिटेंशन है कि इफ़ देयर इज़ अ सस्पिशन, ऐसा शक है अथॉरिटीज़ को कि कोई पर्सन कोई ऐसी एक्टिविटी करने वाला है जो कंट्री की पीस या सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकती है, ठीक है, या हमारी कंट्री की सोशल रिलीजियस हार्मनी को डिस्टर्ब कर सकती है, तो इस पर्सन को बिफोर कमिटिंग दिस एक्टिविटी कैन बी अरेस्टेड। वो करने से पहले ही अरेस्ट किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड, इसे कहते हैं प्रिवेंटिव
डिटेंशन, ठीक है। तो जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट किया गया है, इन लोगों को भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ फ्रीडम्स, कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है। ये क्या फ्रीडम्स हैं? सबसे पहले है आपका जो पर्सन जिसको कि अरेस्ट किया गया है, सबसे पहले ही शुड बी इन्फॉर्म द रीज़न ऑफ हिज अरेस्टमेंट। उसे क्यों अरेस्ट किया गया है उसका रीज़न बताया जाना चाहिए, ठीक है, अगर सिंपली किसी पर्सन को अरेस्ट किया है। और अगर किसी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट किया है, देन अथॉरिटीज़ को ये राइट है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में अगर चाहें तो रीज़न को डिस्क्लोज नहीं करें। देन सेकंड आपका है कि जिस भी पर्सन को, चाहे आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपने अरेस्ट किया है या आपने सिंपली अरेस्ट किया है, इन लोगों को ये राइट है कि वो अपने लॉयर से एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका कि किसी भी अरेस्टेड पर्सन को, अगर सिंपली किसी पर्सन को अरेस्ट किया है तो 24 आवर्स के अरेस्टमेंट के अंदर, 24 आवर के अंदर ही शुड बी प्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, के सामने उसे प्रोड्यूस करना है, ठीक है। और मैजिस्ट्रेट लुक आफ्टर द थिंग कि वेदर हिज अरेस्टमेंट इज़ डन इन अ लीगल वे, और अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि उसको गलत तरीके से, इलीगल तरीके से अरेस्ट किया गया है, देन ही विल इमीडिएटली ऑर्डर द अथॉरिटीज़ टू रिलीज द पर्सन, ठीक है। और अगर आपका जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है बेटा, प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो ड्यूरेशन है दैट कैन नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स, 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती है। और अगर फर्दर उसकी डिटेंशन को बढ़ाना है तो उसके लिए आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं दे शुड हैव स्ट्रॉन्ग रीजंस उनके पास होने चाहिए। और अगर आपके एडवाइजरी बोर्ड को लगता है कि अथॉरिटीज़ हैव इनफ रीज़न टू इंक्रीज हिज डिटेंशन, तो उसके डिटेंशन को आगे फिर 3 महीने के लिए इंक्रीज किया जा सकता है। सो बिकॉज ऑफ गिविंग सो मैनी फ्रीडम्स, इतनी सारी फ्रीडम्स देने की वजह से, चाहे वो आप सिटीजन्स को कह लो, चाहे वो आपके जो क्रिमिनल्स हैं उनको भी कह लो, जो अरेस्टेड पीपल हैं उनको भी कह लो, सो बाय गिविंग सो मैनी इमेंस फ्रीडम्स, दैट्स वाई आपका जो राइट टू फ्रीडम है दैट इज कॉल्ड द क्लस्टर ऑफ फ्रीडम्स। नाउ द नेक्स्ट राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। Article 23 and 24 is dealing with the right against exploitation. Article 23 is putting restrictions over all kind of exploitations. It is putting a ban over human trafficking, bonded labor, begar, everything is banned by this article. It means human trafficking means buying and selling of human beings. आपको पता है पहले क्या होता था कि जो बच्चे हैं उनको खरीदे बेचे जाता था फैक्ट्रीज़ में काम कराने के लिए। तो आपका जो आर्टिकल 23 है वो पूरे तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को किसी भी पर्पस के लिए ख़रीदा या बेचा नहीं जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट एन आर्टिकल, दे आर लिविंग ह्यूमन बीइंग्स। देन आपका आर्टिकल 24 कहता है इट इज़ पुटिंग अ बैन ओवर द चाइल्ड लेबर, कि किसी भी बच्चे को जिसकी उम्र 14 ईयर्स से कम है विल नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी हैज़ार्डियस वर्क, किसी भी तरह, किसी माइंस में, किसी फैक्ट्री में, कहीं भी किसी भी ऐसे काम पर नहीं लगाया जाएगा विच विल स्टॉप देयर मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। नाउ द नेक्स्ट राइट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एंड दिस राइट इज मेंटेनिंग इन इंडिया द सेक्युलरिज्म। ऑलरेडी आपको पता है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ दैट इमेंस रिलीजियस फ्रीडम्स हैव बीन गिवन इन इंडिया टू द सिटीजन्स। तो आपका आर्टिकल 25 से 28 तक आपको रिलीजियस राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। आर्टिकल 25 कहता है कि इंडिया में रहने वाले हर एक सिटीज़न को इन द रिलीजन ही हैज़ फेथ, जिसमें भी वो फेथ रखता है, ही कैन प्रैक्टिस, ही कैन प्रोफेस, ही कैन प्रोपेगेट हिज रिलीजन, ठीक है। आपको आर्टिकल 26 कहता है किसी भी रिलीजन का पर्सन अपने रिलीजियस के किसी भी मॉन्यूमेंट, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी चाहे वो बना सकता है एंड कैन मेंटेन इट्स अफेयर्स, उसको चलाने की पूरी जिम्मेदारी वो खुद उठा सकते हैं। देन आपका आर्टिकल 27 कहता है कि कोई भी पर्सन हु इज़ पेइंग एनी अमाउंट फॉर एनी रिलीजियस वर्क, चाहे आपके वो किसी रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स को मरम्मत करने के लिए दे रहा हो या किसी फेस्टिविटी के लिए दे रहा हो, सो नो टैक्स विल बी चार्ज ऑन दैट अमाउंट, उस पर उसे किसी भी तरह का टैक्स देना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल 28 says that the educational institutions which are run by the state government, इन इंस्टीट्यूशंस में किसी भी तरह की रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन की फेस्टिविटीज़ का ऑर्गेनाइजेशन स्कूल में नहीं किया जाएगा। द स्कूल्स स्पेशली विच आर मेंटेन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और एडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट।
Then next right is the cultural and educational rights. These rights are specially given for the protection of minorities. हमारी कंट्री में जो लोग माइनॉरिटीज़ में हैं, चाहे उनकी कल्चरल माइनॉरिटी है, लिंगुअल माइनॉरिटी है, तो उनको स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं. दिस राइट इज डीलिंग विद आर्टिकल 29 एंड 30. आर्टिकल 29 कहता है कि किसी भी रिलीजियस माइनॉरिटी को अपनी स्क्रिप्ट, अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का पूरा राइट है. And while providing the admissions in the educational institutions, state will not make any kind of discrimination on any basis. किसी भी तरीके से किसी तरह का कोई discrimination नहीं करेगा the institutions which are running by the state. Next is Article 30. Article 38 कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर कल्चर के लोग, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के लोग, लैंग्वेज बोलने वाले लोग अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को प्रोपोगेट करने के लिए कैन ओपन देयर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं एंड दे कैन प्रोवाइड एजुकेशन अबाउट अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट की एजुकेशन इन इंस्टीट्यूशंस में प्रोवाइड कर सकते हैं. बट वो इन इंस्टीट्यूशंस में किसी भी दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट बच्चों को उनके अगेंस्ट किसी भी तरह की एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. दिस राइट इज कॉल्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने. एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? रीज़न ये है बेटा कि आपके जो बाकी के 5 राइट्स हैं, अगर आपको ये राइट्स नहीं मिले, ठीक है, तो आप किसके पास जाएंगे? आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आपके पास ये 6th राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं होगा, क्योंकि दिस राइट इज एम्पावरिंग. आपको ये पावर देता है कि अगर आपके किसी भी राइट का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कोई अथॉरिटी, कोई पर्सन, कोई गवर्नमेंट आपको आपके राइट से डिप्राइव कर रही है, देन यू कैन अप्रोच टू जुडिशरी. ठीक है, आप लीगल प्रोटेक्शन ले सकते हैं अपने राइट्स को वापस पाने के लिए. तो इसीलिए इस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहते हैं. आपका आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में डिफरेंट रिट्स हैं, उनको एक्सप्लेन करता है. आपका सुप्रीम कोर्ट इज़ एम्पावर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स द जुडिशरी कैन इशू रिट्स. रिट्स क्या हैं? रिट्स लीगल ऑर्डर्स होते हैं जो आपकी जुडिशरी इशू करती है डिफरेंट अथॉरिटीज़ को ये ऑर्डर देने के लिए कि वाई द राइट ऑफ अ पर्सन इज़ एक्सप्लॉयटेड. क्यों, किस रीज़न से एक पर्सन के राइट का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है. So the first writ is the writ of habeas corpus. अगर किसी पर्सन को लगता है कि उसे इलीगली अरेस्ट किया गया है, ठीक है, ये रिट किस इशू में आती है? अगर किसी पर्सन को इलीगली अरेस्ट किया गया हो तो वो पर्सन जुडिशरी को अप्रोच करता है एंड कोर्ट ये देखेगा कि उस पर्सन को अरेस्ट करने का जो रीज़न है वो लीगल है या नहीं है. और अगर कोर्ट को ये लगता है दैट पर्सन इज़ अरेस्टेड इलीगली, तो कोर्ट तुरंत ये ऑर्डर देगा कि उस पर्सन को रिलीज़ कर दिया जाए. तो ये रिट आपकी हैबियास कॉर्पस जो है, इट इज़ फॉर प्रोटेक्टिंग द डिटेन्ड पर्सन्स, जिनको अरेस्ट किया गया है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए है. देन सेकेंड आपकी रिट आती है द रिट ऑफ मैंडेमस. ठीक है, रिट ऑफ मैंडेमस ये ऑर्डर देती है आपके लोअर कोर्ट्स को या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि वाई दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़. सपोज अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ हैं या ऑफिसर्स हैं, दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़, अपना काम नहीं कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें मिली है वो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से पीपल आर नॉट एबल टू एन्जॉय देयर राइट्स. लोगों के राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो अपने राइट को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं. सो इफ़ पीपल आर मेकिंग एनी कंप्लेन अगेंस्ट दैम, अगर उनके अगेंस्ट किसी तरह की कंप्लेन करते हैं तो आपके जुडिशरी रिट ऑफ मैंडेमस इशू करके उनसे पूछेगी कि वाई यू आर नॉट परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज़, क्यों आप अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका रिट ऑफ क्यो वारंटो एंड दिस इज इन डिफरेंस ऑफ अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में किसी पोस्ट पर किसी ऐसे पर्सन को डिप्यूट किया गया है जो उसके लिए एलिजिबल है ही नहीं, तो जुडिशरी ऑर्डर इशू करके पूछ सकती है कि बाय हुज अथॉरिटी, किसकी अथॉरिटी से आप इस पोस्ट पर हैं, क्योंकि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं. टेक एन एग्जाम्पल,
अगर किसी डिपार्टमेंट में किसी पोस्ट पर रिटायरमेंट की एज इज़ ऑफ 58 ईयर्स, ठीक है, और एक 60 ईयर्स के पर्सन को उस पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया जाता है, तो ये अपने आप ही लीगल हो गया। तो जुडिशरी ऐसे में ऑर्डर ये रिट इशू करके पूछ सकती है कि किसकी अथॉरिटी से आप इस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। सो इन सच केसेस द रिट ऑफ क्यो वारंटो इज इशूड बाय जुडिशरी। देन आपका नेक्स्ट रिट आता है द रिट ऑफ प्रोहिबिशन, जिसे आप जनरली कहते हैं स्टे ऑर्डर, ठीक है। अगर आपके किसी ट्रिब्यूनल ने, लोअर कोर्ट ने अगर कोई डिसीज़न लिया है, कोई किसी भी तरह का डिसीज़न लिया है, बट वो मैटर उनके पावर में आता ही नहीं था, उसने अपनी पावर को ट्रेसपास किया है, जो पावर उसको दी ही नहीं गई है, उसने उस पावर को ओवर पावर करते हुए वो डिसीज़न लिया है, तो ऐसे में आपका हायर कोर्ट उसे ऑर्डर देगा कि ये आपके पावर में आता ही नहीं है, तो आपने ये डिसीज़न किस लिए दिया है। तो ये जो आपका इस केस में जो रिट इशू की जाएगी, ऐसे में क्या होगा, आपका जो हायर कोर्ट है, जो हायर अथॉरिटी है, वो लोअर कोर्ट के या लोअर ट्रिब्यूनल के दिए हुए ऑर्डर पर क्या लगा देगा, स्टे लगा देगा, ठीक है, कि आपको ये ऑर्डर देने का, आपको ये डिसीजन देने का राइट नहीं है। नाउ द नेक्स्ट रिट इज द रिट ऑफ सर्टियोराई, जिसमें कि आपका सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है इंफीरियर कोर्ट को, अगर कोई भी ऐसा मैटर, अगर कोई भी ऐसा केस उस कोर्ट में आया है जिसका डिसीज़न लेने का राइट आपके लोअर कोर्ट को नहीं है, तो ऐसे में आपका सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर देगा कि उस पर्टिकुलर मैटर को हायर कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। So these are the writs through which the judiciary is empowered to protect the fundamental rights of Indian citizens. So that was all about the fundamental rights. I hope कि आज के वीडियो में जो आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया है आपको अच्छे से समझ आया होगा. Please don't forget to like and subscribe this channel. That's all for today. We will meet in next video. Till then, take care. Bye.